हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रॉयल एकेडमी पर। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं भारतीय संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण 40 प्रश्न। दोस्तों, यह भारतीय संविधान के प्रश्नों का पार्ट 1 है। दोस्तों, इसमें आपको परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न संकलित किए गए हैं। दोस्तों, यदि आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो ये प्रश्न आप जरूर पढ़ लीजिए। दोस्तों, शुरू करते हैं अपने पहले सवाल से। पहला सवाल है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो दोस्तों, ऑप्शन ए है 9 दिसंबर 1946 को, ऑप्शन बी है 11 दिसंबर 1946 को, ऑप्शन सी है 13 दिसंबर 1946 को और ऑप्शन डी है 21 दिसंबर 1946 को। तो दोस्तों, आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 9 दिसंबर 1946 को। तो दोस्तों, संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। चलते अगले सवाल पर। दोस्तों, अगला सवाल है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? दोस्तों, ऑप्शन ए है डॉक्टर BN राव को, दोस्तों ऑप्शन बी है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को, ऑप्शन सी है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को और ऑप्शन डी है राजेंद्र प्रसाद को। तो दोस्तों, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुने गए थे ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो दोस्तों, ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों, ऑप्शन ए है BN राव, ऑप्शन बी है JB कृपलानी, ऑप्शन सी है वल्लभ भाई पटेल और ऑप्शन डी है भीमराव अंबेडकर। तो दोस्तों, आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी भीमराव अंबेडकर। दोस्तों, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। दोस्तों, अगला सवाल है आपका, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया? दोस्तों, ऑप्शन ए है भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन बी है KM मुंशी, ऑप्शन सी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो दोस्तों, आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दोस्तों, संविधान सभा के स्थायी जो अध्यक्ष बने थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे। अगला सवाल है आपका, संविधान सभा के अंतिम रूप से संविधान को कब पारित कर दिया गया? तो दोस्तों, ऑप्शन ए है 26 जनवरी 1950 को, ऑप्शन बी है 15 अगस्त 1947 को, ऑप्शन सी है 2 अक्टूबर 1949 को और ऑप्शन डी है 26 नवंबर 1949 को। दोस्तों, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 26 नवंबर 1949 को। दोस्तों, संविधान सभा के द्वारा संविधान को अंतिम रूप से 26 नवंबर 1949 को पारित कर दिया गया था। दोस्तों, अगला सवाल है आपका, भारतीय संविधान किस दिन से पूर्णतः लागू हुआ था? दोस्तों, ऑप्शन ए है 26 नवंबर 1950 को, ऑप्शन बी है 26 नवंबर 1949 को, ऑप्शन सी है 26 अगस्त 1950 को और ऑप्शन डी है 26 जनवरी 1950 को। तो दोस्तों, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 26 जनवरी 1950 को। तो दोस्तों, आपको पता है कि 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान पूरे देश में लागू कर दिया गया था। तो दोस्तों, ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, भारत कब गणतंत्र बना? तो दोस्तों, ऑप्शन ए आपका 15 अगस्त 1947 को, ऑप्शन बी है 26 नवंबर 1949 को, ऑप्शन सी है 26 जनवरी 1950 को और ऑप्शन डी है आपका 2 अक्टूबर 1952 को। तो दोस्तों, आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 26 जनवरी 1950 को। तो दोस्तों, भारत 26 जनवरी 1950 को एक गणतंत्र देश बन गया था। अगला सवाल है आपका, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई है? दोस्तों, ऑप्शन ए मूल अधिकार, ऑप्शन बी है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ऑप्शन सी है प्रस्तावना, ऑप्शन डी है संशोधन प्रक्रिया। दोस्तों, आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्रस्तावना। दोस्तों, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा गया है, ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब स्वीकार किया गया? तो दोस्तों, ऑप्शन ए है 24 जनवरी 1950 को, ऑप्शन बी है 26 जनवरी 1950 को, ऑप्शन सी है 15 अगस्त 1947 को, ऑप्शन डी है 22 जुलाई 1950 को। दोस्तों, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 24 जनवरी 1950 को। दोस्तों, भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रगान को 24 जनवरी 1950 को अंगीकृत कर लिया था। अगला सवाल है आपका, भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकारों की संख्या कितनी है? दोस्तों, ऑप्शन ए है 5, ऑप्शन बी है 6, ऑप्शन सी है 7 और ऑप्शन डी है 8। तो दोस्तों, आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 6। तो दोस्तों, भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकारों की संख्या 6 है। अगला सवाल है आपका, संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया है? तो दोस्तों, ऑप्शन ए है 44वें, ऑप्शन बी है 46वें, ऑप्शन सी है 42वें और ऑप्शन डी है 52वें। तो दोस्तों, संपत्ति के अधिकार को किस संविधान के संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकारों में से हटा दिया गया था? दोस्तों, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 44वां। दोस्तों, 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों में से हटा दिया गया था। अगला सवाल है आपका, मूल अधिकारों का रक्षक किसे कहा जाता है? दोस्तों, ऑप्शन ए है सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन बी उच्च न्यायालय, ऑप्शन सी है ए व बे दोनों और ऑप्शन डी है संसद। तो दोस्तों, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ए व बे दोनों। दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय मूल अधिकारों के रक्षक कहलाते हैं। दोस्तों, अगला सवाल है आपका, किस अनुच्छेद के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया है? दोस्तों, अति महत्वपूर्ण सवाल है। दोस्तों, ये प्रश्न आपके किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए सवाल हैं, ये आप जरूर पक्के कर लीजिए। आपका ऑप्शन ए है अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21, ऑप्शन सी अनुच्छेद 21A और ऑप्शन डी अनुच्छेद 22। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 21A। तो दोस्तों, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21A में दिया गया है। अगला सवाल है,
लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किसमें निहित है? दोस्तों ऑप्शन ए है मूल अधिकार, ऑप्शन बी है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ऑप्शन सी है मूल कर्तव्य, ऑप्शन डी है सर्वोच्च न्यायालय। दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो दोस्तों लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निहित है। दोस्तों ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलते अगले सवाल की तरफ। संविधान का अनुच्छेद राज्य को निर्देश देता है कि वह, ऑप्शन ए है संविधान का अनुच्छेद 40 आर्टिकल नंबर 40 राज्य को निर्देश देता है कि वह, दोस्तों क्या निर्देश देता है? ऑप्शन ए समान कार्य के लिए समान वेतन निर्धारित करे, ऑप्शन बी है पर्यावरण की रक्षा करे, ऑप्शन सी है ग्राम पंचायतों का संगठन करे, या ऑप्शन डी है लोक कल्याणकारी राज्यों की स्थापना करे। तो दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ग्राम पंचायतों का संगठन करे। दोस्तों संविधान का अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों के गठन से संबंधित अनुच्छेद है। दोस्तों ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने की प्रेरणा किस देश के संविधान से ली गई है? दोस्तों ऑप्शन ए है आपका रूस, ऑप्शन बी है आपका जर्मनी, ऑप्शन सी है फ्रांस और ऑप्शन डी है चीन। दोस्तों ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है और इसका आंसर सभी जानते हैं। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा रूस। तो दोस्तों संविधान में मूल कर्तव्यों को रूस के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, संविधान में मूल कर्तव्यों की कुल संख्या कितनी है? दोस्तों ऑप्शन ए है आपका 10, ऑप्शन बी है आपका 11, ऑप्शन सी है आपका 12, ऑप्शन डी है आपका 13। तो दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 11। तो दोस्तों संविधान में मूल कर्तव्यों की जो संख्या वो कितनी है? 11 है। अगला सवाल है आपका, संविधान में मूल कर्तव्यों को किस समिति की अनुशंसा के आधार पर शामिल किया गया? दोस्तों मूल कर्तव्यों के लिए किस समिति ने अनुशंसा की? ऑप्शन ए करण सिंह समिति, ऑप्शन बी कृपलानी समिति, ऑप्शन सी स्वर्ण सिंह समिति, ऑप्शन डी देवराज अर्थ समिति। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्वर्ण सिंह समिति। तो दोस्तों संविधान के मूल कर्तव्यों को स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर शामिल किया गया। दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है आपका, भारतीय संघ की शक्ति किसमें निहित है? दोस्तों ऑप्शन ए है संसद, ऑप्शन बी है प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी है राष्ट्रपति, ऑप्शन डी है मंत्रिमंडल। तो दोस्तों भारतीय संघ की जो शक्ति है वह किसमें निहित है? दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति। तो दोस्तों संघ की संपूर्ण शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। अगला सवाल है आपका, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल है। पॉइंट ए है संसद के दोनों सदनों के सदस्य तथा राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ऑप्शन बी है संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य एवं राज्य विधानसभा वे विधान परिषदों के निर्वाचित सदस्य, ऑप्शन सी है संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य एवं राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, और ऑप्शन डी है संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य होते हैं और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य यानी कि विधायक भी होते हैं। अगला सवाल है आपका, राष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि होती है। दोस्तों ऑप्शन ए है 3 वर्ष, बी है 5 वर्ष, सी है 6 वर्ष और ऑप्शन डी है कोई सीमा नहीं। तो दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 5 वर्ष। तो दोस्तों राष्ट्रपति हमारे देश में 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। अगला सवाल है आपका, राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? दोस्तों ऑप्शन ए है अनुपातिक प्रतिनिधित्व, बी है एकल संक्रमणीय, ऑप्शन सी है अप्रत्यक्ष मतदान और ऑप्शन डी है ये सभी। तो दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ये सभी। तो दोस्तों राष्ट्रपति के पद के लिए अनुपातिक प्रतिनिधित्व, एकल संक्रमणता और अप्रत्यक्ष मतदान का विधि को अपनाया जाता है। दोस्तों अगला प्रश्न है आपका, निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति हैं। दोस्तों ऑप्शन ए है बीबी गिरी, बी है नीलम संजीवा रेड्डी, ऑप्शन सी है राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी एपीजे अब्दुल कलाम। तो दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नीलम संजीवा रेड्डी। तो दोस्तों नीलम संजीवा रेड्डी जो थे ये निर्विरोध चुने वाले राष्ट्रपति थे। अगला सवाल है आपका, राष्ट्रपति पर महाभियोग आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? दोस्तों ऑप्शन ए है आपका लोकसभा, ऑप्शन बी है राज्यसभा, ऑप्शन सी राज्य संसद के किसी सदन द्वारा और ऑप्शन डी है किसी के द्वारा नहीं। तो दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संसद के किसी सदन द्वारा, किसी भी सदन के द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। तो दोस्तों ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? दोस्तों ऑप्शन ए है राष्ट्रपति, ऑप्शन बी है प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी है थल सेनाध्यक्ष, ऑप्शन डी है रक्षा मंत्री। दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति। तो दोस्तों भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति होता है। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। चलते अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? दोस्तों ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी है मंत्रिमंडल और ऑप्शन डी इन सभी में। दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति। तो दोस्तों भारतीय संविधान के अनुसार संघ की जो कार्यपालिका की जो शक्ति है वह राष्ट्रपति में निहित होती है। दोस्तों ये भारतीय संविधान से संबंधित अति महत्वपूर्ण 40 प्रश्न हैं। दोस्तों आप किसी भी परीक्षा की तैयारी करते हैं इन प्रश्नों को आप जरूर रख लीजिए। अगला सवाल है आपका, उप राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल है। ऑप्शन ए है सिर्फ राज्यसभा के सदस्य, ऑप्शन बी है सिर्फ लोकसभा के सदस्य, ऑप्शन सी है राज्यसभा एवं लोकसभा के सदस्य, ऑप्शन डी राज्यसभा एवं लोकसभा के निर्वाचित सदस्य। तो दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
राज्यसभा एवं लोकसभा के सदस्य। तो दोस्तों उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में राज्यसभा एवं लोकसभा के सदस्य भाग लेते हैं। अगला सवाल है आपका, राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? दोस्तों ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी है 15, ऑप्शन सी है 14 और ऑप्शन डी है 2। तो दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 12। तो दोस्तों राज्यसभा की अगर हम बात करते हैं तो राज्यसभा में जो राष्ट्रपति हैं वो 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। दोस्तों यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां पर अति महत्वपूर्ण परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों से संकलित वीडियोस आपको अपलोड होती रहती हैं। दोस्तों यदि वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगला सवाल है आपका, भारतीय संसद के ऊपरी सदन को कहा जाता है? दोस्तों ऑप्शन ए है लोकसभा, ऑप्शन बी है राज्यसभा, ऑप्शन सी है विधानसभा और ऑप्शन डी है मंत्रिमंडल। तो दोस्तों भारतीय संसद के ऊपरी सदन को कहा जाता है ऑप्शन नंबर बी राज्यसभा। तो दोस्तों ऊपरी सदन कहा जाता है राज्यसभा को और निचला सदन कहा जाता है लोकसभा को। तो दोस्तों इस ऊपरी सदन वाले का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राज्यसभा। अगला सवाल है आपका, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? दोस्तों ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी है लोकसभा अध्यक्ष और ऑप्शन डी है भारत का मुख्य न्यायाधीश। तो दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति। तो दोस्तों प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों इस वीडियो के बाद में हम एक नया वीडियो अपलोड करने वाले हैं जिसमें 40 से अधिक प्रश्नों का संकलन रहेगा और वह संविधान से संबंधित प्रश्नों का सेकंड पार्ट होगा। दोस्तों उसको भी आप जरूर देख लीजिएगा। अगला सवाल है आपका, यदि प्रधानमंत्री या कोई अन्य मंत्री सदन का सदस्य नहीं है तो उसे पद पर बने रहने के लिए कितने दिनों के अंदर संसद का सदस्य बनना आवश्यक है? दोस्तों ऑप्शन ए है आपका 3 माह, ऑप्शन बी है 6 माह, ऑप्शन सी है 9 माह और ऑप्शन डी है 19 वर्ष। तो दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 6 माह। तो दोस्तों यदि कोई मंत्री है अथवा प्रधानमंत्री है तो उनको सदन का सदस्य यदि वो नहीं है तो पद पर बने रहने के लिए 6 महीने के अंदर अंदर उनको संसद का सदस्य बनना आवश्यक है। तो दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है आपका, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? दोस्तों ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी है लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन सी है लोकसभा, ऑप्शन डी है राज्यसभा। तो दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लोकसभा। तो दोस्तों मंत्रिपरिषद जो होता है वह लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। तो सभी मंत्रियों का जो ये एक उत्तरदायित्व होता है कि वह लोकसभा को जवाब दे। अगला सवाल है आपका, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या हो सकती है? दोस्तों अति इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत पूछा जाता है। आपका ऑप्शन ए 542, ऑप्शन बी 545, ऑप्शन सी 550 और ऑप्शन डी 552। दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 552। तो दोस्तों लोकसभा की अगर हम बात करें तो 552 अधिकतम व्यक्तियों की, अधिकतम सांसदों की संख्या हो सकती है। और दोस्तों राज्यसभा की बात करें तो अधिकतम 250 लोग हो सकते हैं। अगला सवाल है आपका, राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या है? दोस्तों ऑप्शन ए 238, ऑप्शन बी है 245, ऑप्शन सी है 250, ऑप्शन डी है 262। दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 250। तो दोस्तों राज्यसभा में अधिकतम मनोनीत सदस्यों की संख्या 250 तक हो सकती है, 250 से अधिक नहीं। अगला सवाल है आपका, किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? दोस्तों ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी है राज्यसभा की समिति। तो दोस्तों धन विधेयक को, किसी भी विधेयक को धन विधेयक है वह या नहीं है, मनी बिल है या नहीं है, कौन प्रमाणित करता है? तो दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लोकसभा का अध्यक्ष। तो दोस्तों कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं है, यह लोकसभा अध्यक्ष तय करता है। अगला सवाल है आपका, केंद्र सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? दोस्तों ऑप्शन ए है भारत का मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन बी है केंद्रीय विधि मंत्री, ऑप्शन सी है महान्यायवादी और ऑप्शन डी है महाधिवक्ता। दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी महान्यायवादी। तो दोस्तों जो महान्यायवादी होते हैं वो केंद्र सरकार के, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको याद रखिएगा। केंद्र सरकार के अगर प्रथम विधि अधिकारी की बात करी जाए तो वो महान्यायवादी होते हैं। दोस्तों ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों आशा है कि आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन आपको बहुत पसंद आएगा और दोस्तों आपके लिए परीक्षा में बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। अगला सवाल है आपका, संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन कौन चलाता है? संघ राज्य क्षेत्रों यानी यूनियन टेरिटरीज का प्रशासन कौन चलाता है? दोस्तों ऑप्शन ए उपराज्यपाल, ऑप्शन बी राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक, ऑप्शन सी है मुख्यमंत्री, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक। तो दोस्तों राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त प्रशासक संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन चलाते हैं। दोस्तों आपका बी सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? दोस्तों ऑप्शन ए भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन बी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी है महात्मा गांधी और ऑप्शन डी है पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो दोस्तों भारत के प्रथम प्रेसिडेंट कौन थे? तो दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो दोस्तों स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला सवाल है आपका, स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे? स्वतंत्र भारत के इस वर्ड पे फोकस करने की जरूरत है। स्वतंत्र भारत के थे ऑप्शन ए चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, ऑप्शन बी सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन सी लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन डी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद।
दोस्तों स्वतंत्र भारत की अगर पहले की बात करी जाए तो माउंटबेटन था, लेकिन अगर बात करिए स्वतंत्र भारत का पहले भारतीय, तो पहले भारतीयों की बात करी जाए तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। तो दोस्तों ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको रोजाना एक नई वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों से संकलित प्राप्त होती रहती है। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, और ज़्यादा अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिए। अगला सवाल है, और इस वीडियो का अंतिम सवाल है आपका, राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा तथा राज्यसभा में मनोनीत किए जाने वाले सदस्यों की संख्या क्रमशः है। दोस्तों यह भारतीय संविधान के प्रश्नों का पार्ट 1 है, और पार्ट 1 हम अपलोड कर देंगे, उसको भी आप जरूर देख लीजिएगा। शेष प्रश्न जो अभी सेकंड पार्ट में रहेंगे वो भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन रहेगा। अगर आप परीक्षा की तैयारी करते हैं तो ये दोनों पार्ट अवश्य देख लीजिए। ऑप्शन ए है 12/2, ऑप्शन बी है 2/12, ऑप्शन सी है 7/5, ऑप्शन डी है 5/7। तो दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2/12। तो दोस्तों राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में 2 और राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत किए जा सकते हैं। दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों फिर से आपको बता दूं, लोकसभा में 2 और राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत किए जा सकते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। दोस्तों आपका ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ऐसी ही परीक्षा उपयोगी अन्य वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और साथ ही दोस्तों हमारे चैनल पर मैथ, रीजनिंग और जीके की बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल हैं, उनको भी आप देख लीजिए। ये वीडियोस आपकी परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी हैं दोस्तों। आपको सवाल ऐसे के ऐसे ही लिखे हुए प्राप्त हो जाएंगे जैसे आप इस वीडियो में देख रहे हैं। दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।